बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा धुलिया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब इरशाद साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धुलिया के बल्दी इंतखाबात में मजलिस के 21 उम्मीदवार, मेरे तमाम जमात के रुफ़क़ा, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस म्युनिसिपल इलेक्शन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आप तमाम की यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि 15 जनवरी के दिन इंशाअल्लाह आपका एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पतंग पर पड़ने वाला है। मुझे यकीन है कि मजलिस को धुलिया शहर में एक बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ज़रिए करने वाला है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि धुलिया शहर में एक तासुब और तंग नज़री की मिसाल यहाँ पर दी जा सकती है कि कैसे शहर के ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पर हर तरह की सहूलत वहाँ के रहने वालों को दे दी गई। रोड है, ड्रेनेज का इंतज़ाम है, साफ़ सफाई है, पीने का पानी है, कचरे के अंबार नज़र नहीं आते। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुस्लिम इलाक़ों में स्लम है, गरीबी है और रोड्स बराबर नहीं है। वहीं पर आप ये भी देखते कि हैंडलूम की इंडस्ट्री आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जो लोग उससे रोज़गार हासिल करते थे आज वो बहुत परेशान है, बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बन गया। यहाँ पर तालीम के सिलसिले में हायर एजुकेशन के लिए बच्चों और बच्चियों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड कॉलेज नहीं है और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर वो जाकर पढ़ सकें। और एक आम चीज़ हो चुकी है, ड्रग्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के इन 21 उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये जो नफ़रत और तासुब दिखाया जाता है ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के महल्लों में, उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़त्म करके रख देगी। और आप देखेंगे कि डेवलपमेंट अगर होगा तो सही तरीक़े से और पूरा एक प्लान तरीक़े से होगा। ऐसा नहीं है कि तमाम बजट जो है शहर के एक हिस्से में उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो फसाद हुआ था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, 40 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की जानें उसमें गई,
कई घर और कारोबार को जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बहुत से लोगों को जो 5 साढ़े 5 साल से जेल में थे उनको ज़मानत पर रिहा किया। 2 अंडर ट्रायल्स को एक्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी। और ज़मानत क्यों नहीं दी, इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने बताई। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी बड़ाई को बयान करना नहीं चाहता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, जनाब चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री या वज़ीर दाखिला थे। उस वक्त उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम किया और उसमें एक डेफिनेशन लगाया था कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 2007 या 8 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ कि काइंडली सी द सेक्शन 50A of the Principal Act. It says A, by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? और इसी बुनियाद पर सेक्शन 50A का जो प्रिंसिपल एक्ट चिदम्बरम ने कराए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी रूलिंग पार्टी में। मैंने पूछा था कि बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर बाय एनी अदर मीन्स को इस्तेमाल करके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। बताओ, जिनके बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो UAPA का कानून अगर किसी ने खराब तरीके से उसको बनाया तो उस वक्त गृह मंत्री चिदम्बरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। क्या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आज़ादी के बाद से कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी ये तकरीर भारत के लोकसभा में मौजूद है। मैंने ये भी कहा था, इस अपनी भाषण में मैंने कहा था कि अगर क्लास 43D आप पढ़ेंगे तो 180 दिन का डिटेंशन की बात मैंने कही थी। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था, विथ ऑल द कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट इन 100% ऑफ द केसेस वेर इन माइनॉरिटीज आर अरेस्टेड, they will be in detention without charge sheet for 180 days. It is because that this is what is happening as of now. मैंने कहा the ground realities is that there's a huge difference between reality and hope. A man in uniform, यानी जो पुलिस वाला होता है, उसमें एक किस्म से नफरत होती है मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से। ये फैक्ट है, मैंने कहा। और मैंने कहा the fact is that he starts his investigation on the premise that the Muslims are terrorists. I can say with all the confidence that they will be detained for 180 days. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात मैंने बरसों पहले कही थी। आज जिन बच्चे जेल में सड़ रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ अगर कोई तकरीर करता है,
या फेसबुक पर लिखता है तो ये मोदी सरकार उस कानून को इस्तेमाल करती है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको मंजूर करवाया था। केस डायरी के बारे में मैंने कहा था, बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम आज अपनी गलती का इकरार करने को तैयार हो? फिर 2019 में इसी यूएपीए कानून को अमित शाह ने और खराब कर दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पूरी पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील दो लोग थे जो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। स्पीकर लोकसभा उस वक्त जनाब ओम बिरला साहब थे। ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 वोट है और तुम अपना ऑब्जेक्शन इस पर मूव कर रहे हो। मैंने कहा सर 2 वोट जरूर है मगर हमारे साथ अल्लाह है। आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून बनाए और ऐसे ऐसे कानून बनाने में मोदी का साथ दिया जिसके शिकार मुसलमान, दलित, आदिवासी ये लोग होते हैं। भीमा कोरेगांव हुआ, 5.5-6 साल लोग जेल में थे। स्टैन स्वामी एक 80 साल का बूढ़ा पानी नहीं पी सकता था। उसने हुकूमत से कहा, महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट से, मैं गिलास में पानी नहीं पी सकता, मुझे पानी पीने के लिए स्ट्रॉ दो। वो स्टैन स्वामी जेल में मर गया। बताओ कांग्रेस पार्टी, क्या तुमने ये किया नहीं किया? मैं उस कानून की उस वक्त चिदम्बरम जब मूव कर रहे थे उसके खिलाफ वोट दिया। अमित शाह कानून लेकर आए, उसके खिलाफ वोट दिया। आज कांग्रेस पार्टी आकर हमसे कहती है कि मजलिस फिरका परस्त है। अरे तुमने जो बर्बादी की अगर दास्तान तुम्हारी बोलना शुरू करूंगा ना तो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, पूछो इन कांग्रेसियों से, श्रीनगर में हजरत बल है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, बाल मुबारक है। 1962 दिसंबर में वो चोरी हो गया, पूरे मुल्क में फसाद हुआ। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू की मौजूदगी में 1 लाख के करीब बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमानों को उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ज्यादा नहीं बने थे, 15,000 मुसलमानों की डिपोर्टेशन नोटिस दी गई या उनको ईस्ट पाकिस्तान में ढकल दिया गया। आज नरेंद्र मोदी वही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, जो दिखता मुसलमान बांग्लादेशी बोल दो उसको। मेरे भाई, ये इनकी दास्तान है, इसीलिए लोग असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करते हैं। बताओ कांग्रेसियों, क्या आपके दौर में नहीं हुआ? आज तुम धूलिया में अपने उम्मीदवार उतारकर बड़ा समझ रहे हो कि नहीं नहीं हम कांग्रेस पार्टी है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। मुंबई शहर में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, 185 लोग मारे गए, भारत के नागरिक। 11 मुसलमानों को पकड़ा गया, 19 साल जेल में थे वो लोग। सोचो 19 साल। अगर तुम आज जलसे में यहां पर आए हो और खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर से फोन आता है कि जल्दी आओ अब्बा की तबीयत खराब हो रही, तो तुम दौड़ते हुए जाते। सोचो थोड़ी देर के लिए वो 11 लोग 19 साल जेल में थे। कौन था महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर? किसकी पार्टी सरकार में थी? कांग्रेस पार्टी थी। 19 साल हाईकोर्ट ने कहा ये तमाम 11 लोग बेकसूर हैं। मरने वालों के परिवार को नहीं मालूम कि किसने मेरे भाई बेटे को मारा। जिसको जेल में डाला गया उनके परिवार को नहीं मालूम मेरे बेटे को क्यों जेल में रखा गया। उसमें से एक अंसारी था, उसमें से एक अंसारी था जो जेल में ही मर गया। उसको यह खुशखबरी नहीं मिली कि उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। सुनो अंसारी भाइयों,
ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। और फिर दारुस्सलाम को मेरे पास मिलने एक शख्स आए थे जो 19 साल जेल में थे। उन्होंने लाकर अपनी बेटी को मिलाया और कहा कि ओवैसी भाई, ये मेरी बच्ची मेरी बीवी के गोद में थी जब मैं जेल को चला गया, आज मैं बाहर निकला तो मेरी बच्ची जवान हो गई। ये इनके कारनामे हैं, ये इनकी हकीकत है। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुए। मरने वाले पूछ रहे हैं कि किसने मारा। जेल को चले गए, नाखूने पकड़ पकड़ कर मुंबई की एटीएस उनके नाखून निकालती थी हाथ और पैर से। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे तो आप और हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेंगे। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। धूलिया में आपने मजलिस को मजबूत किया, आपने जमात को कामयाब किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने 70,000 के करीब वोट हालिया असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिए, मैं आपको सलाम करता हूं। हम कामयाब नहीं हुए, मगर असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है कि मेरी भी जिद है और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार, अगर हम अब नहीं जीते तो 5 साल के बाद धुलिया, औरंगाबाद, शोलापुर और मुंबई और विदर्भा से मजलिस के मेले को कामयाब कराएंगे, जिताएंगे धुलिया से मजलिस के विधायक को दोबारा इंशाअल्लाह ताला। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और याद रखिए मजलिस इज्तिमाइयत की बात करती है, मजलिस इनफरादियत की बात नहीं करती। अगर मैं भी मर जाऊंगा, जो मैं मरूंगा एक दिन, मजलिस आबाद रहेगी, मजलिस ताकतवर रहेगी। अगर कोई ये समझता है कि उसके चले जाने से मजलिस कमजोर हो जाएगी, अरे अगर आज मैं मजलिस में नहीं रहूंगा तो मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे आज इज्जत दी, बोलने की सलाहियत दी, तो वो सिर्फ अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मुझे वो मुकाम दिया। अगर कोई भी शख्स जो आज इस डाइस पर बैठा हुआ है वो भी सुन ले, अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं हूं तो मजलिस है, अरे तुम रहो या ना रहो, अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह तो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह अपना काम किसी से भी ले सकता है, हम रब्बे कायनात के मोहताज हैं। तो कोई हरगिज ये ना समझे कि मैं हूं तो मजलिस है। अरे मजलिस रहेगी, जो खुशकिस्मत होगा वो वफादार रहेगा, वही खुशकिस्मत होगा जो इन गरीबों की आवाज को समझेगा। याद रखो, आखिर ये कब तक चलता रहेगा कि अपने नफ्स के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी जाती मफादात के लिए आप अगियारों की चौखट पर जाकर सर को झुकाएंगे। अरे छोड़ो ये इम्तियाज जलील को देखो, आज इम्तियाज जलील पार्लियामेंट का इलेक्शन तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टीज ने मिलकर हराया। असेंबली का इलेक्शन लड़ा इम्तियाज जलील, 1100 वोट से हार गया। इम्तियाज जलील हार गया, मगर अल्लाह ने इम्तियाज जलील को इतनी शोहरत से नवाजा कि आज अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है। आज आप जानते हैं इस बात को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी में नसीब व फराज से हमको गुजरना पड़ता है। हम जरूर इंशाअल्लाह ताला दोबारा धूलिया से मजलिस के मेले को मुंतखब करेंगे। तीसरी बात, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ रही है ना।
ये अजीत पवार अपने चीचा शरद पवार का नहीं हुआ तो इनके साथ जो दुम चलने फिर रहे उनका क्या होगा। वो जो शरद पवार का नहीं हुआ, जिसने सब कुछ उसको देकर आगे बढ़ाया, वो उसी को टाटा बाय बाय कर दिया। तो मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हाँ ये अजीब मजाक है कि मुंबई में एक ही कैबिनेट में फडणवीस बैठते, शिंदे बैठते और अजीत पवार बैठते। अब ये चुनाव हो रहा है तो फडणवीस एक तरफ मुंह करके बैठ गए, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए शिंदे और अजीत पवार। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वहां मुंबई में बैठकर दबाकर वड़ा पाव मलाई दबाकर खाएंगे और यहां धुलिया को आके बोलेंगे मैं नहीं जानता उसको ने कौन है। इसको बोलते नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती हो रही है फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के दरमियान में। और मेरी बात लिख के रख लो आप, 5 साल के बाद जब असेंबली इलेक्शन होंगे, ना शिंदे रहेंगे ना अजीत पवार रहेंगे। कौन रहेगा? असदुद्दीन ओवैसी की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी और धूलिया पर अपना एमएलए कामयाब करेगी इंशाअल्लाह। ये सब चले जाएंगे, नहीं रहेंगे ये लोग। एक तमाशा बनाकर मजाक किया जा रहा है जनता से, मगर महाराष्ट्र की जनता, बिहार की जनता की तरह बड़े ही सियासी शऊर रखने वाली जनता है। वो ये सब तमाशा देख रही है कि कैसे ये कबड्डी मैच हो रहा है, इनका पकड़ उनका पकड़, उनको छोड़ इनको पकड़। ठीक है, जनता जब किसी के पैर पकड़ लेती ना तो उसको मट्ठी चका देती, और मट्ठी चकाने का टाइम अनकरीब में जल्दी आने वाला है। चौथी बात, मुझे अभी बताया गया कि हमारे उम्मीदवारों को, मजलिस के बाद जिम्मेदारों को फोन करके डराया जा रहा है। मैं फोन करने वालों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सियासी बाप भी अगर आके बोलेगा तो हम उसके भी नहीं सुनेंगे, उसके मुंह पे थूक कर बटन को बटन दबाएंगे। ये डराने की बातें मत करो। याद रखो वो जमाना चले गया, तुम लुंगी उठा के दिखाएंगे तो हमारे को मालूम क्या करना, समझे ना। वो गया जमाना, बड़े छोटे हम बड़े, अरे कोई बड़ा नहीं, सब एक है। डराएंगे तो तुम याद रखो मैं भी डरा सकता हूं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी माइका लाल से डरने वाले का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो जितनी तुम्हारी इज्जत अभी बाकी है उस इज्जत को बाकी रख लो, वरना जो तुमने नाम कमाया वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपसे भी अपील कर रहा हूं, ये जमात आपकी है, मजलिस को कामयाब आपको करना है अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पतंग के निशान पर बटन दबाकर। हमने जनाब इरशाद साहब को ये जिम्मेदारी दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इरशाद साहब का कि उन्होंने इस जिम्मेदारों को निभाने के लिए बहुत ही अहम तरीके से और मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आप जनाब इरशाद साहब और मजलिस की इस पूरी टीम का साथ दीजिए। 15 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करिए, क्योंकि मुझे यहाँ से मालेगांव भी जाना है। मजलिस के मुखालिफिन, हमारे मीडिया के लोग को भी मैं सलाम करता हूँ। मैं यहाँ पर तकरीर किया था विधानसभा के चुनाव में, 15 मिनट बोला तो इतना चला टीवी पे, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं 15 मिनट बोला तो मीडिया के लोग ऐसा चलाए जैसा कि मैं उनका दोस्त हूं। मगर अब मीडिया वालों और मजलिस के मुखालिफिन से पूछना चाहता हूं, पोलिंग कब है?
पोलिंग कब है? पोलिंग कब है? अब मैं बोल के दलाया 15 वो। तुम इतना बोले तो कुदरत ने बोला ले अब 15 तारीख को ही पोलिंग होगी। और एक कोई बीजेपी के मंत्री बोले हैं, बयान दिए कि 15 को पोलिंग नहीं होना, हमको पतंग पिलाना है। तुम पतंग पिलाओ या ना पिलाओ, 15 तारीख को धूलिया में सिर्फ पतंग नजर आएगी आसमानों पर इंशाअल्लाह। और अहम बात, नरेंद्र मोदी, अजित पवार, शिंदे, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम ने मिलकर एक वक्त तरमीमी कानून बनाया और वो कानून इस संविधान के खिलाफ है। संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये कानून जो बनाया गया आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी करता है। इस कानून के जरिए मोदी, शिंदे और अजीत पवार मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तान को छीनना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रवादी का खंडवा डालकर फिर रहे हैं, अगर तुम्हारा कब्रस्तान को छीनने की कोशिश करेगा, उसका कानून बन चुका है। और उसकी पहली मिसाल दिल्ली में तुर्कमान गेट की मस्जिद का हम देख रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, कुछ नहीं करता, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अपील रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होता। जो 100 साल से तुर्कमान गेट की मस्जिद की जायदाद वक्फ की थी, 1970 का गजीट है। बुलडोजर जाकर सुबह 1:30 बजे वो तमाम की तमाम जायदादों को तोड़ दिए। और बुलडोजर जब उन जायदादों को तोड़ रहा था, मस्जिद की दीवार में तड़क आ गई। अब बोल रहे कि दीवार को भी तोड़ देंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार से, बताओ आपने इस कानून को बनाने में मोदी का तायीद की, ताउन किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इतना गंदा कानून है। आज हमारे हिंदू धर्म के देवस्थानम मंदिर की कमेटी में सिवाय हिंदू धर्म के कोई मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम धर्म का एक बोर्ड है, उसमें मोदी ने, अजीत पवार ने कानून बनाया कि उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। बताइए क्या ये इंसाफ है? क्या ये इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? कोई भी कलेक्टर लिख कर दे देगा, मस्जिद को खफल डाल दिया जाएगा। आज पोर्टल के ऊपर जायदादें नहीं चढ़ पा रही। 100 साल से पुरानी अगर कोई मस्जिद, दरगाह ASI में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो मोदी ने कानून बना दिया कि उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, ASI आसार कदीमा होगा। बताओ फिर किस बुनियाद पर अजीत पवार आज आकर कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मेरे भाई, मैं जानता हूं धूलिया और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों में आज भी मिली हमियत है। मैं आपको उसका हवाला देकर आपसे अपील कर रहा हूं। उस काले कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। आप अपना एक वोट उस काले कानून के इसके खिलाफ इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को कि तुमने जो कानून बनाया वो हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया, तुमने ईदगाहों को ख़त्म करने का कानून बनाया। तो एक और अहम वजह आपके पास है कि आप 15 तारीख को मुत्तहदा तौर पर अपना एक और पतंग के निशान पर दीजिए
और तुमने देखा अपनी आंखों से, अगर भारत की पार्लियामेंट में किसी ने खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर एनडीए के एमपीज के सामने कहा यह कानून बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है और मैं उस कानून को फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया, क्या ये अजीत पवार कर सकते थे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को बटन दबेगा पतंग पर। और बीजेपी वाले, ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वाले इतना डरते कई को ट्रम्प से। कल ट्रम्प बोले, मैं आपको बोलता हूं कल ट्रम्प क्या बोले, जो लिख के लाया था। हाँ, ट्रम्प बोले इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपाचीज एंड डिडंट गेट देम फॉर 5 years। यानी भारत ने हेलीकॉप्टर होता अपाची उसका नाम है और 5 साल से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी और क्या बोले मोदी जी? सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी आके बोले सर क्या मैं आपको मिल सकता हूं प्लीज? ये क्या है? अरे कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, तुम्हारा नेशनलिज्म कहां चले जाता है? मोदी के हम सख्त मुखालिफत हैं, जिंदगी भर उनकी तायीद सियासी तौर पे नहीं करेंगे। समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, मगर मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है ना। अमेरिका का ट्रम्प बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ डन 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 डन, पाकिस्तान पे बोलो बहुत कूद जाते, बांग्लादेश पे बोलो कूद जाते। 2 चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रम्प से? ये भारत का मामला है, याद रखो। कोई गोरी चमड़ी वाला गोरा अमेरिका में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है और तुम लोग उस बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी हर नौजवान को, किसान को, महाराष्ट्र को मायूस कर चुकी है। और मैं यहां पर बीजेपी के एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है महाराष्ट्र में? कितना है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। 106 रुपये लीटर है। मोदी जी, गुजरात में 94 रुपये कैसा है, महाराष्ट्र में 106 कैसा है? सोचो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है ऊपर से, 3 इंजन है उसको। एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन किधर की जा रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से भी अपील करूंगा कि आप लोग सुबह में जाकर आपको 4 ओर डालना है, जहां पे पतंग का निशान दिखेगा बटन दबा दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी माँ और बहनों का कि आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया अपनी दुआओं से, रोटों से। बिहार में भी ऐसा ही बोल रहे थे जो आज महाराष्ट्र में बोल रहे, नहीं नहीं मजलिस नहीं जीतेगी, गठबंधन गठबंधन, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस साथ है, सीपीआईएमएल साथ है, सीपीआई साथ है। अरे आप तो अकेले हैं। मैंने कहा प्यारे, हम अकेले कहाँ हैं? बोले आपके साथ कोई नहीं है, आपके 4 एमएलए को भी हमने ले लिया। मैंने उस वक्त
इन तमाम नेताओं से कहा था कि तुमने 4 को मेरे एमएलएस को तोड़ा, मैं 4 का बदला 24 से लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया ने देख लिया कि मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। 12 मुकामात पर तीसरे नंबर पर मजलिस रही, 2 मुकामात पर दूसरे नंबर पर रही। 1 सीट हमारा आदिल हसन 350 वोट से हार गया, 80,000 वोट लेने के बावजूद भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि 5 ऐसे असेंबली की सीटें थीं जहां पर खवातीन महिलाओं ने वोटर लिस्ट में उन जितने वोट थे उसका 90% 90% अपने वोट को इस्तेमाल किया। वो 5 में से 3 असेंबली की सीट मजलिस ने जीती। तो हमेशा हमारी माँ और बहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि धूलिया के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर विकास और डेवलपमेंट के काम को कराने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि 15 से ज़्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स इंशाअल्लाह अब की बार कामयाब होंगे। ये बात जहन नशीन कर लीजिए आप। तो मेरे भाई 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। पतंग पर बटन दबेगा। क्या पैगाम देंगे आप बीजेपी को, अजीत पवार को, कांग्रेस को? पतंग पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। और मैं देख रहा हूं वो सरों के समंदर को जो दूर तक खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो दूर खड़े हुए हैं वो अपनी सेल फोन की लाइट को खोले और यहाँ के लोग भी अपनी सेल फोन की लाइट खोलकर दुनिया को बता दें, महाराष्ट्र को बता दें, मजलिस के मुखालिफिन को बता दें कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। और इनके दिमाग की बत्ती जो गुल हो चुकी है ये आज की लाइट से इनके दिमाग में आएगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। धूलिया की आवाम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।